विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुग़ल सल्तनत के समय में हरियाणा। तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जिस वक्त मुग़लों का शासन होता था पूरे भारत पर, तो उस वक्त क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से करवाएंगे बिल्कुल स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मुग़ल सल्तनत काल है, मुग़ल काल कब से कब तक है। तो मुग़ल काल है 1526 से लेकर 1707 तक। वैसे जो मुग़ल काल है, मुग़ल काल 1526 से लेकर 1857 तक है, क्योंकि जो अंतिम मुग़ल बादशाह, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ठीक है, लेकिन जो 1526 से लेकर 1707 तक जो मुग़ल सल्तनत काल है, ये था शक्तिशाली। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मुग़ल सल्तनत है 1526 से लेकर 1857 तक। ठीक है, जो पूर्वी मुग़ल है, पूर्वी मुग़ल काल रहेगा 1526 से लेकर 1707 तक, क्योंकि 1707 के बाद जो मुग़ल शासक आए वो कमज़ोर थे। ठीक है, इसीलिए उनको बोलते हैं उत्तरी मुग़ल काल। तो पूर्वी मुग़ल काल तो रहेगा 1526 से लेकर 1707 तक, और 1707 से लेकर 1857 तक रहेगा उत्तरी मुग़ल काल। ठीक है, क्योंकि उत्तरी मुग़ल काल में जो मुग़ल शासक थे वो कमज़ोर थे। तो उत्तरी मुग़ल काल रहेगा 1707 से लेकर 1857 तक, पूर्वी मुग़ल काल 1526 से लेकर 1707 तक। अब हम बात करते हैं कि जो मुग़ल है, मुग़लों की जो राजकीय भाषा वो कौन सी होती थी। मुग़लों की राजकीय भाषा होती थी फारसी भाषा। फिर हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था, यानी कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। तो बाबर को कहते हैं भारत में प्रथम मुग़ल बादशाह। तो 1526 से लेकर 1530 तक शासनकाल रहता है बाबर का। ठीक है, और बाबर की मृत्यु के बाद फिर जो बाबर का पुत्र है जिसका नाम है हुमायूं, फिर हुमायूं का शासनकाल शुरू हो जाता है। तो हुमायूं का शासनकाल है 1530 से लेकर 1540 तक। ठीक है, और 1540 के बाद इसे हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाता है हुमायूं को। ठीक है, फिर हुमायूं आता है 1555 में, 1555 में आता है, और 1555 में आता है, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर जो हुमायूं का पुत्र है जिसका नाम है अकबर का शासनकाल शुरू होता है। तो अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 तक। फिर जो अकबर का जो पुत्र है जिसका नाम जहांगीर है, जहांगीर का शासनकाल रहता है 1605 से लेकर 1627 तक। फिर जो जहांगीर का पुत्र है शाहजहाँ का शासनकाल रहता है 1627 से लेकर 1658 तक। फिर हम बात करते हैं जो शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। अगर अंतिम मुग़ल बादशाह पूछा जाए तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ठीक है, और अगर अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह पूछा जाए कि कौन सा मुग़ल बादशाह शक्तिशाली था, तो अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह रहेगा औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। ठीक है, और अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह रहेगा औरंगजेब का शासनकाल रहेगा 1658 से लेकर 1707 तक। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह औरंगजेब। अब हम बात करते हैं बिल्कुल स्टेप वाइज। ये जो जितनी भी जो सन हैं इनको अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम में यही सन पूछे जाते हैं। जो मुग़ल काल के समय में जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रथम मुग़ल बादशाह है भारत में जिसका नाम बाबर है, तो 1525 में बाबर को में प्रवेश करने से किसने रोका था? तो हिसार का फौजदार खां होता था जिसका नाम था हामिद खां। हिसार का फौजदार जिसका नाम था हामिद खां। तो 1525 में बाबर को हरियाणा में प्रवेश करने से हिसार के फौजदार हामिद खां ने रोकने का प्रयास किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, क्योंकि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। एक तो 1526 में, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1556 में, तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में। तो 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ये किस किस के बीच हुआ? ये हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, और जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि युद्ध स्थल पर मरने वाला प्रथम योद्धा कौन सा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो युद्ध स्थल पर मरने वाला प्रथम योद्धा इब्राहिम लोदी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर है, ठीक है। और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो बाबर है, बाबर ने जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीता था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत की याद में और अपनी बेगम के नाम पर, बाबर की बेगम का नाम था मुसम्मत काबुली। तो बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीता था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत की तो याद में और अपनी बेगम काबुली, जो मुसम्मत काबुली है, उसके नाम पर एक काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर? पानीपत में। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछेंगे कि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो बाबर ने करवाया। और किस युद्ध की याद में करवाया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत की याद में करवाया था, अपनी बेगम के नाम पर, क्योंकि बाबर की जो बेगम थी उसका नाम था मुसम्मत काबुली। अब देखो, जो बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह है, और बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया पानीपत के अंदर। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता कि भारत के अंदर मुगलों की पहली मस्जिद कौन सी थी? तो भारत के अंदर मुगलों की पहली मस्जिद रहेगी काबुली बाग मस्जिद। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। मुगलों की पहली मस्जिद, मुगलों की पहली मस्जिद रहेगी जो पानीपत के अंदर है, काबुली बाग मस्जिद। हरियाणा के अंदर कौन सी मस्जिद है जिसमें काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया? तो काबुली बाग मस्जिद में काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया। काबुली बाग मस्जिद में काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो काबुली बाग मस्जिद है उस पर उसके चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? तो काबुली बाग मस्जिद के चबूतरे का निर्माण जो बाबर का पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं ने करवाया। तो काबुली बाग मस्जिद के चबूतरे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था, तो क्वेश्चन पूछा जाता कि पानीपत के किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया, या किस मुगल बादशाह ने पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया? तो बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। और बाबर के दो तोपची होते थे, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि तोप चलाने वाले। तो बाबर के दो तोपची थे जिनका नाम है अली व मुस्तफ़ा। बाबर के दो तोपची रहेंगे जिनका नाम है अली व मुस्तफ़ा। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। कौन सा मुगल बादशाह था जिसे कलंदर की उपाधि मिली हुई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि मिली हुई थी। बाबर को कलंदर की उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि मिली हुई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि मिली हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने हरियाणा, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने किस पर अधिकार कर लिया था? हरियाणा, आगरा और दिल्ली पर। अगला पॉइंट ये बनता है कि बाबर ने हरियाणा को कितनी सरकारों में विभाजित कर रखा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाबर ने हरियाणा को 4 सरकारों में विभाजित कर रखा था, और वो 4 सरकार थी हिसार, मेवात, दिल्ली, हिसार, मेवात, दिल्ली, और एक थी सरहिंद। हिसार, मेवात, दिल्ली और सरहिंद 4 सरकारों में विभाजित कर रखा था हरियाणा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब हम बात करते हैं कि पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और एक चित्तौड़ का शासक था जिसका नाम था राणा सांगा। चित्तौड़ शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और चित्तौड़ शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। और ये जो खानवा का युद्ध है, इस खानवा के युद्ध में जीत हुई थी बाबर की। ठीक है, अब ये जो खानवा स्थल है, खानवा स्थल कहाँ पड़ता है? खानवा स्थल आगरा के पास पड़ता है। ठीक है, खानवा स्थल आगरा के पास पड़ता है और राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और जो खानवा का युद्ध है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, हसन खां मेवाती ने साथ दिया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किसने दिया था? तो हसन खां मेवाती ने दिया था। और ये जो खानवा स्थल है, खानवा स्थल आगरा के पास पड़ता है। ठीक है, आगरा जो उत्तर प्रदेश में है उसके पास पड़ता है ये खानवा स्थल। अब जो राणा सांगा का साथ तो खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती ने दिया था। तो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हसन खां मेवाती और बाबर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 में हसन खां मेवाती को हराया था बाबर ने। क्वेश्चन पूछा जाता कि बाबर ने हसन खां मेवाती को कब हराया? तो बाबर ने हसन खां मेवाती को 1527 में हराया था, क्योंकि हसन खां मेवाती ने जो खानवा का युद्ध था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था बाबर के खिलाफ। ठीक है, इसीलिए बाबर ने हसन खां मेवाती को 1527 में युद्ध लड़ा गया था हसन खां मेवाती के साथ और हसन खां मेवाती को हरा दिया था बाबर ने। अगर क्वेश्चन पूछे कि हसन खां मेवाती को कहाँ पर हराया, तो हसन खां मेवाती को नू में हराया था। नू जो जगह है हरियाणा के अंदर, नू के अंदर हसन खां मेवाती को बाबर ने हराया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट ये भी है कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था उसमें 2 व्यक्ति थे जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने इब्राहिम लोधी का साथ दिया था। तो एक हसन खां मेवाती का पुत्र है जिसका नाम है नाहर खां। हसन खां मेवाती का पुत्र नाहर खां, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ दिया था। और एक हिसार का जो फौजदार है जिसका नाम है हामिद खां। हिसार का फौजदार जिसका नाम है हामिद खां। तो हामिद खां और हसन खां मेवाती के पुत्र नाहर खां ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ दिया था। आगे हम बात करते हैं 29 मार्च 1528। 29 मार्च 1528 में चंदेरी का युद्ध। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चंदेरी है, चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? तो चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में, मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में पड़ता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में पड़ता है ये चंदेरी। ठीक है, अब ये जो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबर ने मेदिनी राय को कब हराया था? तो बाबर ने मेदिनी राय को 1528 में हराया था, जिसे बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। आगे हम बात करते हैं 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी है, तो उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास घाघरा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, गोरखपुर के पास घाघरा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच। क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबर ने अफगानों को कब हराया? तो बाबर ने 1529 में अफगानों को हराया था। और जो अफगानी जो सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अफगानों की सेना का नेतृत्व किया था महमूद लोधी ने। अफगानों की सेना का नेतृत्व महमूद लोधी द्वारा किया गया। अब लोधी वंश तो समाप्त हो गया था 1526 में। ठीक है, क्योंकि लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया तो उसमें इब्राहिम लोधी का भाई था ये महमूद लोधी। महमूद लोधी बाबर से पराजित होकर चला गया था।
ठीक है। फिर ये बदला लेने की फिराक में था बाबर से, तो इसने अफगानी सेना का नेतृत्व किया और बाबर के साथ युद्ध कब लड़ा? 6 मई 1529 में, जिसे बोलते हैं घाघरा का युद्ध। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बाबर ने महमूद लोदी को कब हराया? तो बाबर ने महमूद लोदी को 1529 में हराया, जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि 1529 में जो घाघरा का युद्ध है उसमें अफगानी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अफगानी सेना का नेतृत्व महमूद लोदी द्वारा किया गया। आगे हम बात करते हैं 1530 की। 1530 में मोहन सिंह मंडार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैथल रियासत का राजा कौन होता था? तो कैथल रियासत का राजा मोहन सिंह मंडार होता था। कैथल रियासत का राजा मोहन सिंह मंडार। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका कि मोहन सिंह मंडार कहाँ का राजा होता था? तो मोहन सिंह मंडार कैथल रियासत का राजा होता था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1530 में जो कैथल रियासत का राजा जो मोहन सिंह मंडार है, मोहन सिंह मंडार ने अलीकुद्दीन को कब हराया? अलीकुद्दीन ये जो बाबर की सेना में था, ये अलीकुद्दीन, तो अलीकुद्दीन को 1530 में हराया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना, ठीक है। एक सेकंड। अलीकुद्दीन मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर के जो सेनापति था या बाबर की सेना में ये प्रमुख था, अलीकुद्दीन को 1530 में पराजित किया था। फिर 1530 में बाबर का मोहन सिंह मंडार के बीच युद्ध हुआ और जिसमें बाबर जीत गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच युद्ध कब लड़ा गया? 1530 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने मोहन सिंह मंडार को हरा दिया था, ठीक है। और मोहन सिंह मंडार ने अलीकुद्दीन को भी 1530 में हराया था। अब हम बात करते हैं कि जो बाबर है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को। तो बाबर का शासनकाल है 1526 से लेकर 1530 तक। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। बाबर की जो आत्मकथा, बाबर की जो पुस्तक है जिसका नाम है बाबरनामा, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। बाबरनामा किसकी पुस्तक है? तो बाबरनामा ये बाबर की है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, क्योंकि जो मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो फारसी भाषा है, लेकिन जो बाबरनामा है, बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बाबरनामा में किस झील का उल्लेख है? हरियाणा के अंदर कौन सी झील है जिसका उल्लेख बाबरनामा मिलता है? तो मेवात के अंदर एक झील है जिसका नाम है कोटला झील। मेवात के अंदर जो कोटला झील है उसका उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। और बाबरनामा में ये भी उल्लेख मिलता है जो हसन खां मेवाती का पुत्र जो नाहर खां था और एक जो फौजदार, इसार का फौजदार जो हामिद खां था, तो बाबरनामा में ये भी उल्लेख है कि नाहर खां को बंदी बना लिया गया था और जो इसार का फौजदार हामिद खां है उसे हुमायूं ने रोकने का प्रयास किया था। ये बाबरनामा में लिखा हुआ है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी हुई है और बाबरनामा में जो मेवात के अंदर जो कोटला झील है, कोटला झील का वर्णन मिलता है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर ने करवाया था, लेकिन इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम ए खाना ने। अब्दुल रहीम ए खाना ने। क्वेश्चन पूछे कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम ए खाना ने किया था, ठीक है। और बाबरनामा को क्या नाम दिया था? तो बाबरनामा को नाम दिया था तुज़्ज़क ए बाबरी। तुज़्ज़क ए बाबरी नाम दिया था और अब्दुल रहीम ए खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब ये जो अब्दुल रहीम ए खाना है ये कौन है? जो अकबर का जो सेनापति होता था जिसका नाम है बहरम खां। तो बहरम खां और सलीमा बेगम का पुत्र होता था ये अब्दुल रहीम ए खां। बहरम खां जो अकबर का सेनापति था, बहरम खां व सलीमा बेगम का पुत्र था ये अब्दुल रहीम ए खां, सलीमा बेगम। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और जो अकबर है, अकबर ने महाभारत का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था।
महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था और महाभारत को नाम दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, महाभारत को नाम दिया था रजमनामा। महाभारत को नाम दिया गया था रजमनामा का नाम दिया गया था महाभारत को, ठीक है। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। अब हम बात करते हैं कि जो 1530 के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, फिर जो बाबर का जो पुत्र है जिसका नाम है इमायू का शासनकाल शुरू हो जाता है, ठीक है। इमायू राजा बन जाता है। तो इमायू का भाई था जिसका नाम है कामरान, इमायू का भाई जिसका नाम है कामरान, और एक इमायू का भाई है जिसका नाम है मिर्ज़ा इंदाल। तो एक तो रहेगा कामरान और एक रहेगा मिर्ज़ा इंदाल। तो जो इमायू है, इमायू ने कामरान और मिर्ज़ा इंदाल को कुछ सरकारें सौंप दी थी। तो इमायू ने कामरान को सरकार सौंपी थी इसार, सरहिंद, काबुल, इसार, सरहिंद और काबुल, इसार, सरहिंद और काबुल की सरकार सौंप दी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने अपने भाई कामरान को इसार, सरहिंद और काबुल की सरकार सौंप दी थी, और जो हुमायूं ने मिर्ज़ा इंदाल, जो हुमायूं का भाई था, उसे मेवात की सरकार सौंप दी थी। हुमायूं ने मिर्ज़ा इंदाल को मेवात की सरकार सौंप दी थी, मेवात की सरकार। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि हुमायूं का शासनकाल शुरू होता है 1530 से, ठीक है। 1530 से लेकर 1540 तक शासनकाल रहता है, क्योंकि उसके बाद 1539 में एक चौसा का युद्ध होता है। ये जो चौसा स्थान है ये बिहार के अंदर जो बक्सर जिला है, बक्सर जिले में पड़ता है ये चौसा स्थान, ठीक है। चौसा गांव बिहार के अंदर जो बक्सर जिला है वहाँ पर। तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौसा का युद्ध किस किस के बीच होता है? तो चौसा का युद्ध इमायू और एक सूरवंश का शासक है, सूरवंश का शासक जिसका नाम है शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है। तो 1539 में जो चौसा का युद्ध होता है इमायू और शेरशाह सूरी के बीच, तो इसमें शेरशाह सूरी इमायू को हरा देता है। तो इस युद्ध में किसकी जीत होती है? इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है। फिर हम बात करते हैं कि 1540 में कन्नौज का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। और जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और ये कन्नौज है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये जो कन्नौज का युद्ध है ये भी इमायू और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और जो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध है, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हरा दिया था, ठीक है। तो जो बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और शेरशाह सूरी को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध से हुमायूं को भारत से बाहर किया या हिंदुस्तान से बाहर किया? तो बिलग्राम के युद्ध से हुमायूं को भारत से बाहर किया। शेरशाह सूरी ने 1540 का जो बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम के युद्ध से हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया। फिर शासनकाल 1540 में शेरशाह सूरी का आता है, लेकिन ये थोड़े समय तक रहता है। 1540 से लेकर 1545 तक शासनकाल रहता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी के बारे में मैं आपको अलग से टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि जो शेरशाह सूरी का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका अलग से टॉपिक कराएंगे। तो फिर 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी का शासनकाल रहता है, क्योंकि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं, एक इतिहासकार था जिसका नाम है लेनपुन। एक इतिहासकार है जिसका नाम है लेनपुन। तो लेनपुन इतिहासकार ने बताया कि जो हुमायूं है, हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि किस इतिहासकार के अनुसार हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा? तो लेनपुन इतिहासकार के अनुसार, लेनपुन इतिहासकार के अनुसार हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं
1542 की। 1542 में अकबर का जन्म होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ। कहाँ पर हुआ? अमरकोट। ये जो अमरकोट है, अमरकोट वर्तमान में है ये पाकिस्तान के अंदर। तो पहले जो अमरकोट है, अमरकोट सिंध की राजधानी होता था, ठीक है। तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था अमरकोट में, और अमरकोट ये पाकिस्तान में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं 1543 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब हुई, तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 में हुई। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो संत वीरभान ने। तो संत वीरभान ने कहाँ पर की थी? नारनौल के अंदर। नारनौल जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है, तो महेंद्रगढ़ के नारनौल में सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने की थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 में संत वीरभान ने की थी। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो सतनामी हैं, सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 में हुई, तो सतनामी संप्रदाय के लोग किसके अनुगामी होते थे? तो सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के लोगों के अनुगामी होते थे। भक्ति आंदोलन के लोगों के अनुगामी होते थे, ठीक है। सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के लोगों के अनुगामी होते थे। और ये जो सतनामी संप्रदाय में जो लोग होते थे, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या होती थी छोटी जातियों की, मतलब छोटी जातियों के लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। छोटी जातियों के लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और ये जो सतनामी संप्रदाय की जो स्थापना 1543 में जो वीरभान ने की थी, तो इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है, जो सतनामी संप्रदाय के जो लोग थे, तो सतनामी संप्रदाय के लोगों ने एक फौजदार था जिसका नाम था ताहिर खां। तो ताहिर खां को पराजित करके फौजदार ताहिर खां को पराजित करके नारनौल पर अधिकार कर लिया था सतनामी संप्रदाय के लोगों ने। क्वेश्चन पूछेंगे, सतनामी संप्रदाय के लोगों ने नारनौल पर अधिकार किसको पराजित करके अधिकार किया था नारनौल पर? तो फौजदार ताहिर खां को पराजित करके या हरा करे नारनौल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और 1543 में सतनामी संप्रदाय की स्थापना संत वीरभान ने की थी नारनौल के अंदर। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं 1555 की। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं का साथ किसने दिया था? तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं का साथ जो अकबर का जो सेनापति होता था जिसका नाम था बहरम खां। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था बहरम खां ने, ठीक है। तो बहरम खां ने साथ दिया था सरहिंद के युद्ध में हुमायूं का। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर पॉइंट बनता है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई। हुमायूं की मृत्यु रहेगी 1556 में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कब किया, क्योंकि जो अकबर है, अकबर हुमायूं का पुत्र है। तो जो अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया, इसे राजा बनाया गया 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक किया गया। और जो अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया, ये कहाँ पर किया गया? तो एक स्थान है जिसका नाम है कलानौर। ये कलानौर पंजाब के अंदर है, ठीक है। रोहतक वाला कलानौर नहीं है, ये पंजाब वाला कलानौर है। वहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया था 14 फरवरी 1556 में। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसका जो राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर किया गया? तो अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया वो ईंटों के सिंहासन पर किया गया था, ईंटों के सिंहासन पर। तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो ईंटों के सिंहासन पर किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 अक्टूबर 1556 को एमू दिल्ली का शासक बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 अक्टूबर 1556 को एमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य।
क्योंकि जो ये एमू है, एमू को 14वें नंबर के विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, हेमचंद्र को 14वें नंबर के विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। हेमचंद्र दिल्ली का सम्राट कब बना? 7 अक्टूबर 1556 को हेमचंद्र दिल्ली का सम्राट बना या शासक बना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमू है, एमू कहाँ का शासक होता था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो एमू रेवाड़ी का शासक होता था। एमू रेवाड़ी का शासक होता था ये हेमचंद्र। इसका जन्म तो हुआ था राजस्थान के अलवर जिले में, लेकिन ये शासक कहाँ का होता था? रेवाड़ी का, क्योंकि ये रेवाड़ी में आकर रहने लगे थे। तो क्वेश्चन पूछे कि हेमचंद्र कहाँ का शासक था, तो हेमचंद्र रेवाड़ी का शासक था। दिल्ली का सम्राट कब बना? तो दिल्ली का सम्राट बना 7 अक्टूबर 1556 में। ठीक है, हरियाणा का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो हरियाणा का नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य को कहते हैं। हरियाणा का नेपोलियन, हरियाणा का नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा होता था। ठीक है, तो ये उपाधि है कि हरियाणा का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो हरियाणा का नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य को कहते हैं, यानी कि एमू को कहते हैं हरियाणा का नेपोलियन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एमू है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसने कितने युद्ध लड़े थे? तो इसने 22 युद्ध लड़े थे और कोई भी युद्ध ये नहीं हारा, इसीलिए इसको हरियाणा का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं, जो ईरानी था। तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, हरियाणा का नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसने 22 युद्ध लड़े थे। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, इसने 22 युद्ध लड़े थे। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, ये किसका व्यापारी होता था या किस चीज़ का व्यापार करता था? तो ये नमक का व्यापारी होता था। हेमचंद्र विक्रमादित्य नमक का व्यापारी होता था। अगर नमक ऑप्शन में ना मिले तो एक खनिज है जिसका नाम है सोरा। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य सोरा का व्यापारी होता था। ठीक है, आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो नमक या सोरा। अब हम आगे बात करते हैं पाँच नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 में। और ये किस किस के बीच? ये अकबर और एमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और एमू के बीच लड़ा गया था। एमू जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर का सेनापति था जिसका नाम है बहरम खां। तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बहरम खां ने। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अत्याचारी बहरम खां किसकी सेना में होता था? तो अत्याचारी बहरम खां अकबर की सेना में होता था। अत्याचारी बहरम खां अकबर की सेना में होता था, जिसने पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। क्योंकि जो एमू हेमचंद्र विक्रमादित्य ये बहुत ताकतवर होता था। ठीक है, इसको धोखे से मारा गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध है इसमें अकबर की जीत हुई और एमू की हार हुई। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो अंतिम हिंदू सम्राट था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। क्योंकि जो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ तो हेमचंद्र विक्रमादित्य ये हाथी पर युद्ध लड़ रहा था, तो इसकी आंख में तीर लगा और ये हाथी से गिर गया। तब जो अकबर की सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम है शाह कुली खां। ये शाह कुली खां भी इम्पोर्टेंट है। तो शाह कुली खां ने एमू को पकड़ लिया था। ठीक है, पानीपत के दूसरे युद्ध में शाह कुली खां ने इसको एमू को पकड़ लिया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है ये जो शाह कुली खां है? क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है, नारनौल के अंदर एक जल महल है। नारनौल के अंदर जल महल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल महल कहाँ पर है हरियाणा में? तो जल महल रहेगा नारनौल के अंदर। नारनौल जो महेंद्रगढ़ के अंदर है वहाँ पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल महल का निर्माण कब किया गया? जल महल का निर्माण 1591 में किया गया। जल महल का निर्माण किसने करवाया? जल महल का निर्माण शाह कुली खां ने करवाया।
जल महल का निर्माण शाह कुली खां ने करवाया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है उसमें शाह कुली खां ने मुँह को पकड़ लिया था। ठीक है, तो शाह कुली खां ने जल महल का निर्माण नारनौल में 1591 में करवाया था, ये सन भी पूछा जाता है। और एक शाह कुली खां ने महेंद्रगढ़ के अंदर एक बगीचे का निर्माण भी करवाया था, और वो बगीचा भी एग्जाम में पूछा जाता है। उस बगीचे का नाम है आराम ए कोसर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आराम ए कोसर कहाँ पर है। ये पर्यटन स्थल है, आराम ए कोसर रहेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। ये एक बगीचे का नाम है, आराम ए कोसर बगीचा है जिसका निर्माण शाह कुली खां ने करवाया था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और फिर जो अकबर है, अकबर का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध लड़ा गया। और ये जो युद्ध था हल्दी घाटी का, इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, न तो महाराणा प्रताप जीता और न अकबर जीता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कई बार दिखाते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं लड़ा। अकबर ने इस युद्ध में अपनी सारी सेना झोंक दी थी महाराणा प्रताप के खिलाफ। ठीक है, लेकिन स्वयं अकबर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं लड़ा और न इस युद्ध में भाग लिया, क्योंकि जो अकबर है, अकबर महाराणा प्रताप से डरता था। अकबर को पता था कि अगर महाराणा प्रताप के साथ अगर आमने सामने युद्ध होगा तो महाराणा प्रताप मार देगा अकबर को, क्योंकि अकबर में जितना वजन था उससे कहीं ज़्यादा वजन तो महाराणा प्रताप के बाले में होता था। तो अकबर को इस बात का पता था कि महाराणा प्रताप के साथ जब आमना सामना होगा तो महाराणा प्रताप अकबर को मार देगा। इसीलिए कभी भी अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं लड़ा। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेनापतियों द्वारा लड़ा गया था महाराणा प्रताप के खिलाफ, और इस युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कई बार दिखाते कि अकबर जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गया था, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। ठीक है, और अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा ही नहीं। अब हम बात करते हैं आगे 1591 में जो शाह कुली खां है, शाह कुली खां ने नारनौल में जल महल का निर्माण करवाया, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं 1669 में तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध। ये जो तिलपत स्थान है, तिलपत स्थान पड़ता है फरीदाबाद में। तिलपत का पहले नाम होता था तिलप्रस्थ। तो तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध यानी कि तिलपत मैदान का जो दूसरा युद्ध है वो 1764 में हुआ था। ठीक है, तो 1669 में तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध ये किस किस के बीच हुआ, तो औरंगजेब ने गोकुल जाट को हराया था। औरंगजेब ने गोकुल जाट को हराया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। इसे तिलपत मैदान का युद्ध बोलते हैं। 1669 में तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध जिसमें औरंगजेब ने गोकुल जाट को हराया था, ये 1669 में हुआ था। और ये जो तिलपत है, तिलपत फरीदाबाद जिले में पड़ता है। तिलपत का पहले नाम होता था तिलप्रस्थ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो सतनामी विद्रोह कब हुआ था, कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था, ये सन पूछा जाता है। तो सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था। या किसके खिलाफ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसके समय में हुआ था। तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। और ये जो सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था, औरंगजेब के खिलाफ या औरंगजेब के समय में हुआ था सतनामी विद्रोह। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट विद्रोह और है जाट विद्रोह। जाट विद्रोह किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो जाट विद्रोह 1680 में औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1680 में जाट विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के खिलाफ 1680 में, ये सन पूछा जाता है। ठीक है, अब जो अकबर है, अकबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं जो हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हिसार जिला है हरियाणा के अंदर, तो फिरोज से हिसार नाम किसके शासनकाल में हुआ, क्योंकि जो हिसार का पहले नाम था हिसार ए फिरोजा। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फिरोज से हिसार
इसार नाम किसके शासनकाल में हुआ? फिरोज से इसार नाम किसके शासनकाल में हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, अकबर के शासनकाल में। फिरोज का मतलब, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था 1354 में, ठीक है, तो फिरोज से हिसार नाम अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर के समय में नारनौल के अंदर कौन से सिक्के बनाए जाते थे? अगला पॉइंट है, अकबर के समय में नारनौल में जलाली सिक्के बनाए जाते थे। कहाँ पर? क्वेश्चन पूछेंगे अकबर के समय में हरियाणा में जलाली सिक्के कहाँ बनाए जाते थे? तो जलाली सिक्के नारनौल के अंदर बनाए जाते थे, नारनौल के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कि अकबर के समय में जो कर, जो टैक्स होता है, तो अकबर के समय में जो कर एकत्रित करने वाले दीवाने साहिब को सूरदास ने क्या कहा? क्योंकि जो सूरदास अकबर के समय में था, तो सूरदास ने जो कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को, कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को मुसाहिब कहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका कि अकबर के समय में जो कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को सूरदास ने क्या कहा था? तो सूरदास ने मुसाहिब कहा था। ठीक है, किस मुगल बादशाह के समय में हरियाणा में दासाला पद्धति की शुरुआत हुई? दासाला पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है। दासाला पद्धति, जो दासाला पद्धति है, इसी को बोलते हैं जब्ती व्यवस्था। यह आपको दिया मिलेगा, जब्ती व्यवस्था। हरियाणा के अंदर दासाला पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी हरियाणा के अंदर दासाला पद्धति, और दासाला पद्धति को बोलते हैं जब्ती व्यवस्था। और ये जो दासाला पद्धति है, इसका मतलब ये है, ये जो प्रणाली थी, इसके अनुसार हरियाणा के अंदर जो किसान थे, उनसे 10 वर्षों का कर वसूल किया जाता था। 10 वर्षों का कर वसूल किया जाता था, 10 वर्षों का कर वसूल किया जाता था फसलों पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अकबर के समय में हरियाणा में दासाला पद्धति की शुरुआत हुई, और इस दासाला पद्धति में 10 वर्षों का कर वसूल किया जाता था फसलों पर। ठीक है, और ये जो दासाला पद्धति है, इसी को बोलते हैं जब्ती व्यवस्था। अगला पॉइंट है कि जो, हाँ, एक पॉइंट और रह गया, जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और एमू के बीच, तो ये एमू किसका प्रधानमंत्री होता था? तो एमू एक सूरवंशी था, आदिल शाह का प्रधानमंत्री होता था। सूरवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। सूरवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन होता था? एमू हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, अकबर के समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने बताया था कि अकबर के समय में हरियाणा में कृषि व पशुपालन होता था। हरियाणा में कृषि व पशुपालन होता था। मतलब क्वेश्चन पूछेंगे किसके अनुसार? तो अबुल फजल के अनुसार हरियाणा में अकबर के समय में कृषि व पशुपालन होता था, और हरियाणा की 90% जनता कृषि पर निर्भर होती थी। हरियाणा की 90% जनता कृषि पर निर्भर होती थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और अकबर के समय में 16 रबी की फसल और 25 खरीफ की फसल की किस्में होती थी। अकबर के समय में 16 रबी की फसल और 25 खरीफ की फसल होती थी, खरीफ की फसल की किस्में होती थी। ठीक है, मतलब ये अबुल फजल ने कहा था कि अकबर के समय में हरियाणा में कृषि व पशुपालन होता था, और हरियाणा की 90% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर होती थी, और अकबर के समय में 16 रबी की फसल और 25 खरीफ की फसल होती थी। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर हम बात करते हैं कि कुछ पॉइंट और रहते हैं। मोतमद खां की पुस्तक थी, एक मोतमद खां था जो जहांगीर के समय में था, जिसका नाम है मोतमद खां।
मोहतमद खां की पुस्तक है जिसका नाम है इकबाल ए जहांगीरनामा। इकबाल ए जहांगीरनामा, ठीक है। मोहतमद खां की पुस्तक है जिसका नाम है इकबाल ए जहांगीरनामा। और ये जो इकबाल ए जहांगीरनामा है, इकबाल ए जहांगीरनामा में कहा गया, बताया गया कि जहांगीर के समय में हरियाणा के उत्तर में आम होते थे, आम सबसे ज़्यादा होते थे हरियाणा के उत्तर में, ठीक है। किस मुगल बादशाह के समय में हरियाणा के उत्तर में आम होते थे, मतलब जो उत्तर हरियाणा के उत्तर का जो क्षेत्र है उसमें आम होते थे, तो जहांगीर के समय में हरियाणा के उत्तर में आम होते थे। अगर एक ज़िले की बात करें तो अम्बाड़ा में आम होते थे, तो अम्बाड़ा में आम होते थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो अबुल फजल है, अबुल फजल को जहांगीर ने मरवा दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल को किसने मरवाया था, तो अबुल फजल को जहांगीर ने मरवाया था। किसके हाथ मरवाया था, तो वीर सिंह बुंदेला के हाथ, वीर सिंह बुंदेला के हाथ जहांगीर ने इसको मरवा दिया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। मोहतमद खां की पुस्तक है इकबाल जहांगीरनामा, और इकबाल जहांगीरनामा में लिखा हुआ है कि जहांगीर के समय में हरियाणा के उत्तर में या अम्बाड़ा ज़िले में आम सबसे ज़्यादा होते थे। और जहांगीर ने जो अबुल फजल है, अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला के हाथ मरवा दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है एक इतिहासकार जिसका नाम है बर्नियर, एक इतिहासकार है जिसका नाम है बर्नियर। तो बर्नियर ने कहा था कि मुगलों के समय में गुरुग्राम और फरीदाबाद में नील की खेती होती थी। इतिहासकार बर्नियर के अनुसार गुरुग्राम और फरीदाबाद में, गुरुग्राम व फरीदाबाद में, या तो क्वेश्चन पूछेंगे जहांगीर के समय में गुरुग्राम और फरीदाबाद में किसकी खेती होती थी, या मुगलों के समय में गुरुग्राम और फरीदाबाद में किसकी खेती होती थी। बर्नियर के अनुसार तो नील की खेती होती थी, ठीक है, नील की खेती होती थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, तो शाहजहां से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कुछ। शाहजहां ने एक मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का मतलब है जो मयूर सिंहासन था उस पर दो नाचते हुए मोरों की आकृति है, ठीक है, मयूर सिंहासन बोलते हैं। मयूर सिंहासन, दो नाचते हुए मोरों की आकृति है। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, बनवाया था। और ये मयूर सिंहासन किसने बनाया था, तो मयूर सिंहासन बादल खां ने बनाया था। बादल खां, मयूर सिंहासन किसने बनाया था, तो मयूर सिंहासन बादल खां ने बनाया था, ठीक है। प्रथम मुगल बादशाह कौन सा है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह रहेगा शाहजहां। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह रहेगा शाहजहां, ठीक है। और जो शाहजहां है, शाहजहां के पास एक कोई नूर हीरा था, तो जो शाहजहां को कोई नूर हीरा दिया था मीर जुमला ने, मीर जुमला ने। तो मीर जुमला ने शाहजहां को कोई नूर हीरा दिया था, कोहिनूर हीरा, ठीक है। और जो बादल खां ने मयूर सिंहासन बनाया था शाहजहां के लिए, प्रथम मुगल बादशाह जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला रहेगा शाहजहां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं और अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह भी रहेगा औरंगजेब। तो औरंगजेब से क्वेश्चन क्या बनते हैं, औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक, यानी कि 50 वर्षों तक, ठीक है। तो औरंगजेब ने शुरू के 25 वर्ष तो बिताए उत्तर भारत में, ठीक है, 25 वर्ष, शुरू के 25 वर्ष तो बिताए उत्तर भारत में, और अंतिम जो 25 वर्ष हैं वो बिताए इसने दक्षिण भारत में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत को किस मुगल बादशाह का कब्रगाह कहा जाता है, तो औरंगजेब का कब्रगाह कहा जाता है दक्षिण भारत को,
ठीक है। औरंगजेब का कब्रगाह कहा जाता है दक्षिण भारत को, क्योंकि अंतिम 25 वर्ष मतलब इसका मतलब है उसकी जो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई, मृत्यु कहाँ पर हुई, क्योंकि शुरू के तो 25 वर्ष बिताए उसने उत्तर भारत में, और जो अंतिम 25 वर्ष बिताए उसने दक्षिण भारत में जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। तो औरंगजेब का जो कब्रगाह कहा जाता है दक्षिण भारत को, ठीक है। और जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहते हैं। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध, तो औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। ये जितने भी जो पॉइंट है ये हरियाणा के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम आगे बात करते हैं 1739 की। 1739 में हुआ करनाल का युद्ध, ठीक है। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था, एक ईरान का शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। ईरान का शासक यानी कि ईरानी जिसका नाम था नादिर शाह, और ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ ये नादिर शाह और जो मुगल सम्राट था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। क्योंकि जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली हुई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो नादिर शाह इस युद्ध में जीत गया था। जो करनाल का युद्ध हुआ 1739 में, इसमें जीत किसकी हुई? नादिर शाह की। और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को कहा था कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ठीक है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को कहा था। और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से एक तो मयूर सिंहासन और एक कोहिनूर हीरा कहाँ ले गया? ईरान ले गया। क्योंकि 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ इसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से जीत गया था, और नादिर शाह मयूर सिंहासन जो मोर की आकृति का जो सिंहासन है वो, और जो कोहिनूर हीरा है वो मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर ईरान चला गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। और ये जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहते हैं। मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन का ही नाम है, इसे उर्दू में बोलते हैं तख्ते ताउस। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह तो शाहजहां, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह रहेगा रंगीला, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह मयूर सिंहासन ईरान ले गया था। तो इसीलिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह रहेगा मोहम्मद शाह रंगीला रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हरियाणा के अंदर जो मुगल साम्राज्य से पूछे जाते हैं, यानी कि मुगल सल्तनत के समय जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं तो इनको आप स्टेप वाइज नोट कर लेना। और जितने भी ये जो सन हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी जो सन लिख रखे हैं, अगर आपको तारीख याद न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सन ज़रूर याद रखना। तो अच्छे से आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर 1739 के बाद फिर जो 1757-58 में हरियाणा मराठों के अधीन हो जाता है, यानी कि हरियाणा के अंदर मराठे आ जाते हैं, फिर अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में कि 1757-58 में हरियाणा किसके अधीन हो गया था? तो 1757-58 में हरियाणा मराठों के अधीन हो गया था, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हरियाणा में जो मराठे जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों के समय में मराठों के समय में जो हरियाणा है वो टॉपिक कराएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। 1757-58 में हरियाणा मराठों के अधीन हो गया था। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मुगल सल्तनत से, ठीक है। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।